फुकुशिमा से सबक लो। भारत जापान परमाणु समझौता नहीं चलेगा। अरे जैतापुर के साथियों का आंदोलन जिंदाबाद। फतेहाबाद के किसानों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा के खिलाफ कुवाड़ा के साथियों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा के खिलाफ मीठी मीठी गुजरात के किसानों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा नहीं चलेगी। फुकुशिमा के बाद जापान ने अपने सारे रिएक्टर्स बंद कर दिए हैं। 54 रिएक्टर्स थे वहां, वो सारे रिएक्टर्स बंद किए गए हैं। वहां पे ये तमाम सवाल उठे हैं। वहां की जो सरकार है फुकुशिमा को कंटेन करने में पूरी तरह अभी भी असफल रही है। फुकुशिमा के बाद वहां के 20 किलोमीटर दायरे के लगभग 2 लाख लोग जो विस्थापित हैं उनको घर वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक परमाणु एक्सीडेंट जो होता है वो दैट्स एन ऑनगोइंग एक्सीडेंट, इट कीप गोइंग ऑन। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोनों देशों के बीच, वो इंडिया जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करने का है। उसके बारे में एक चीज जानना जरूरी है कि जापान डायरेक्टली हमारे देश को सीधे कोई रिएक्टर नहीं बेचने वाला है। उसके बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स जापानीज कंपनियां बनाएंगी, जैतापुर के रिएक्टर के लिए, कोवाडा के रिएक्टर के लिए और मीठी मीठी के रिएक्टर के लिए। और ये अमेरिकन गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट को पुश कर रहा है इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, ताकि भारत में अमेरिका के जो रिएक्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक ऑफ कर पाए। तो ये एग्रीमेंट वो लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं, इसलिए जापान में खुद जापान के अंदर बहुत ही तीखा विरोध होने के बाद भी वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव है कि वो भारत के साथ समझौता करे और भारत को ये रिएक्टर कंपोनेंट सप्लाई करे। उसकी जो कंपनियां हैं मित्सुबिशी, हिताशी, तोशिबा, वो सब आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, सही विरोध ठीक इसी समय में कलकत्ता में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, कुडनकुलम में हो रहा है, आपके दिल्ली के बगल में फतेहाबाद में जो रिएक्टर लग रहा है वहाँ भी हो रहा है, कोवाडा में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। तो ये पूरे देश में भारत जापान एग्रीमेंट के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। हम बहुत साफ तौर पे हमारे बैनर्स में भी हर जगह हमने कहा है अपने प्रेस स्टेटमेंट में कि हम भारत और जापान दो एशियन कंट्रीज हैं, दोनों के बीच अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फुकुशिमा के जो लेसन्स हैं वो दोनों देश सीखें। दोनों देशों के पास मौका है कि न्यूक्लियर को छोड़ के रिन्यूएबल में साथ मिलकर रिसर्च करें, साथ मिलकर जो नई एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसमें कोऑपरेशन बढ़ाएं। कि शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री है, इनको ये मैसेज, इनको संदेश ये पहुंचना चाहिए कि जैसे जापान में ये टेक्नोलॉजी का विरोध हो रहा है वो भारत वैसा ही विरोध भारत में भी हो रहा है। जापान जैसे देश में जो भयानक फुकुशिमा में हुआ वो उसे 2-3 सबक सीखने हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है वो उस जोखिम से भरी हुई है, रिस्क से भरी हुई है। और उसकी रिस्क ये है कि कोई भी रिएक्टर में वो अगर कूलिंग कुछ मिनटों के लिए भी बंद हो गई, पानी का सप्लाई बंद हुआ जो रिएक्टर के अंदर जाके वहां की गर्मी खींच लेता है और उसको फिर भाप में कन्वर्ट करता है जिससे टरबाइन चलाया जाता है। अगर पानी का फ्लो किसी भी कारण कुछ मिनटों के लिए भी बंद हुआ तो रिएक्टर बहुत ओवर हीट होता है, ज्यादा गर्म होता है और यहाँ तक कि वहां की उसके कोर में, उसके गर्भ में जो यूरेनियम और बहुत सारे जहरीले पदार्थ है वो पिघल जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाता है। तो फुकुशिमा में 3 रिएक्टर्स में ये मेल्ट डाउन हुआ। चेरनोबिल में उसके पहले 1986 में एक ही रिएक्टर में मेल्ट डाउन हुआ और वहां आज उनके सरकार के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मरे और मरते जा रहे हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो 10-20 साल के बाद में एक्चुअली शरीर में दिखाई देता है। और जो रेडिएशन एक्सपोजर 1986 में हुआ उसका असर काफी सालों तक, काफी दशकों तक चलता रहेगा। तो जो हम समझ रहे थे इतने दिन कि सबसे दुनिया का औद्योगिक एक्सीडेंट, सबसे बड़ा हादसा ये भोपाल में हुआ, भोपाल में नहीं, ये चेरनोबिल में हुआ। और आज
फुकुशिमा में उससे 3 गुना ज्यादा मेल्ट डाउन हुआ है। तो इसे हम सबक ये सीखना है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी भयंकर है कि इसको हमको छोड़ना चाहिए। और पूरे दुनिया में आज हम देखें तो जो न्यूक्लियर पावर का योगदान था पूरे बिजली बनाने में, वो 17% से आज 10% तक घट गया है। अलग अलग देशों में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के प्लान थे, इंस्टॉल करने के प्लान थे, वो छांटे जा रहे हैं, वो पूरे उनको त्याग किया जा रहा है। जैसे कि चीन में, जैसे कि जर्मनी में, जैसे कि इटली में, जैसे स्विट्जरलैंड में और जापान में जो 54 रिएक्टर थी, सबसे ज्यादा नंबर 3 जापान है, नंबर 1 अमेरिका है 104 रिएक्टर, नंबर 2 फ्रांस है 58 रिएक्टर और नंबर 3 जापान था 54 रिएक्टर। वो 54 की 54 बंद है। और ये कोशिश शिंजो आबे की चल रही है कि उनको दोबारा खोला जाए। कुछ दो रिएक्टर खुल गई थी, उनको भी पब्लिक ने, जनता ने बंद किया। इतना विरोध है। ये जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंतर्गत जो अलग अलग देशों के साथ भारत ने संबंध बनाने की कोशिश की है ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट कर सके, फ्रांस हो, रशिया हो, अमेरिका हो, उनको कहना चाहिए भारतीय जनता की तरफ से कि यहाँ हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आप वापस ले जाइए। तो ये संदेशा देने के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। इस समझौते का मकसद क्या है कि हमारे देश में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद और जापान से ये समझौता उनके लिए जरूरी है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वेसल जो है उसको तैयार करने में जापान की ही कंपनियों में वो टेक्नोलॉजी है। अमेरिका की कंपनियां हो या फ्रांस की कंपनियां हो जो यहाँ जैतापुर में, मीठी बिरदी में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में जो कोवाड़ा में लगाना चाहते हैं रिएक्टर्स, उस सब में जापान की सहयोग की जरूरत है। ये जो विदेश से ये परमाणु बिजली घर यहाँ आयात करने की कोशिश है उसके खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है क्योंकि पहली बात यह है कि जिस तरह वो बड़े बड़े न्यूक्लियर पार्क्स यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, जैतापुर के जो रिएक्टर से बिजली उत्पादन होगा वो हमारे देश में अभी जो बिजली का रेट है उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा रेट पर बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो अब कहते हैं कि चाहे वो आर्थिक आधार से देखा जाए, दाम के ओर से देखा जाए, तो ये बिजली हमारे लिए, आम जनता के लिए ये कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है। दूसरी ओर पूरे वातावरण के लिए जो खतरा है और जनता की जो सुरक्षा का सवाल है उस हिसाब से देखा जाए तो हम नहीं चाहते हैं कि ये विदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ ले आया जाए। और इसीलिए चाहे वो जैतापुर में हो, चाहे वो गुजरात के भावनगर जिले के मीठी बिरदा में हो या श्रीकाकुलम में हो, सब जगह आंदोलन चल रहा है इनके खिलाफ। और जापान की सरकार से हम कहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि जहां जापान में फुकुशिमा के हादसे से जो अनुभव है और वहां की जनता और जापान की सरकार ने पहले जो तय किया कि हम इस तरह परमाणु बिजली उत्पादन नहीं करेंगे, इन सब रिएक्टर्स को बंद करेंगे, वहां की सरकार हिंदुस्तान में, भारत में आके यहाँ परमाणु रिएक्टर्स लगाने के लिए सहयोग करना उचित नहीं है। और इसीलिए हम मांग करते हैं, हमारी सरकार से तो हमारा संघर्ष तो है, पहले से संघर्ष है, लेकिन हमारे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी से कहना है कि आपके देश की जनता के हित को भी देखते हुए, उनके जो भावनाएं हैं उसको समझते हुए भारत पे इस तरह परमाणु समझौता भारत के साथ नहीं करना चाहिए। अभी तक अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील किया गया है उसके तहत सरकार जितनी कोशिशें की है
उसके बाद अभी तक 4 साल में एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अभी यहाँ चालू नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। और हमारे जो आंदोलन है, इस तरह विदेशी परमाणु रिएक्टर्स को ले आने के लिए, उस पर जनता की पैसा खर्च करने के लिए, उससे जो लोगों का विस्थापन होने वाला है बड़े पैमाने पर इन जगहों में, ये सब बातों को लेके अभी तक हम पार्लियामेंट में भी सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ पास करवाया था, जिसमें कुछ मुआवजा देने का सवाल है, जिससे विदेशी कंपनियां अगर यहाँ परमाणु रिएक्टर्स लगाएंगे उनके ऊपर भी जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी। सरकार नहीं चाहती थी, फिर भी हम सफल रहे कि उस तरह के कानून पास करने के लिए। उसके भी विरोध कर रहे हैं विदेशी कंपनियां और अमेरिका की सरकार वगैरह। तो हर मोर्चे पर हमें ये संघर्ष को आगे बढ़ाना है और अभी तक जापान के साथ समझौता हो नहीं पाया है, अभी भी कुछ बातें अटक गई है। तो अभी मौका है, हमें आवाज उठाना चाहिए, ये मांग करनी चाहिए कि जापान की सरकार और भारत की सरकार इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर प्रोसीड न करे, उसको रोक दे। The Japanese public opinion against having such kind of deal with India, I am quite sure that if we could raise our voice more loudly, this kind of agreement will not be possible. We should not forget that in which political context he is coming. Of course, we are for better relation between people of Japan and people of India, between two governments in kinds of economic cooperation and others. But there is a hue and cry, particularly in the Indian print media, that this is the high time that India should finalize some kind of military alliance or security cooperation with Japan. I think it will be a great mistake from our side. And anti-imperialist people and the peace-loving of people of India, we have to oppose it. And the political parties like the left, all political parties, they should be taken into seriously about the whole political development, and they should oppose such kind of military understanding or security understanding with Japan. And I am quite sure that all the left and democratic people of India, they will be behind such kind of initiatives against the move of the government of India. 6-7 साल से मनमोहन सिंह घोषणा करते हैं हमारा देश में 25 प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये 25 प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयास किया, हमारा देश का जनता उसको विरोध किया है। अभी तक हम लोग रोका है इसको। चुक्का में हजारों करके आदिवासी, बाकी जनता जो है करके उनको रोका है। और जैतापुर में और कोई भी देश में कोई भी एक जगह पर भी जो है ये संकल्प, ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने का प्रयास जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब जनता जो है समझ रहा है, जनता समझना शुरू किया है, ये जो है देश को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचा रहा है, इसको विरोध करना है। लेकिन हमारा देश का जो शासक वर्ग जो है वो बिल्कुल जो है इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी एक चुनाव होने वाला है, चुनाव के अंदर इस विषय को एक मुद्दा के रूप में सामने लाना जो है इन पार्टियों की जिम्मेदारी है। अगर आपको न्यूक्लियर परमाणु विरोधी परमाणु ऊर्जा केंद्र के एक दस्तखत करना है, इनको क्या करना चाहिए? पहले जो है अपना चुनावी घोषणा पत्र में जनता के पास के ले जाओ और उसके आधार पर जनता से अपना रेफरेंडम लेकर के जो है जनता से एग्रीमेंट लेकर के जो है इनको ऐसा दस्तखत करना चाहिए। भारत में आइंदा कोई भी जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने नहीं देंगे और जो परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है इसको बंद करने का प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम सब मिलकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको लाल सलाम। के परमाणु डील और जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स का विरोध करने वाले विदेशी पैसे से इस देश के अंदर विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये हमें मान के चलनी चाहिए कि ये पूरा देश, ये सरकार, ये विदेशी पैसे से चल रही है। हिंदुस्तान में संगठन विदेशी पैसे से चले ना चले, पर सरकारें विदेशी पैसे से चल रही है।
उनके प्रेशर में ही ये सारे जबरदस्ती 2 बार सरकार गिरने के मामले पर आई। पूरे देश ने देखा, न्यूक्लियर के मामले पर सरकार गिरने वाली थी और एफडीआई के मामले पे गिरने वाली थी। ये दोनों ही मुद्दे विदेश से जुड़े हुए थे और दोनों ही अमेरिका से जुड़े हुए थे। एक वॉलमार्ट से जुड़ा हुआ था, एक अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ। और सवाल ये नहीं है कि विदेशी रिएक्टर का खेल है। इस देश में बहुत जगह ऐसे भी हैं जहां एनपीसीआईएल अपने रिएक्टर लगा रही है। झगड़ा यह है कि यूरेनियम चाहे विदेश का हो चाहे स्वदेश का हो, उसका काम तो लोगों की जान लेना है। और ज्यादातर सबसे खतरनाक बात जो हुई है कि जितने न्यूक्लियर पार्क बनाने का काम है वो हिंदुस्तान की सबसे संपन्न उपजाऊ जमीनों पर है और जहां पर ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न होता है उन क्षेत्रों में है जहां ज्यादा से ज्यादा आम पैदा होते हैं, फिश होती है, वहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पार्क बनाने का जो काम है, इसमें भी हमें कोई विदेशी षड्यंत्र नजर आता है कि इनका जो एक्सपोर्ट जोन है उसको भी खत्म किया जाए। अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने फतेहाबाद के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई उसका उद्घाटन किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने गांव के लोग नहीं थे उससे ज्यादा फोर्स और उससे ज्यादा पुलिस वहां लगाई हुई थी और जितने के जितने 29-30 गांव उसके आसपास के थे, हर गांव के अंदर 2-2 पुलिस की चौकियां लगी हुई थी कि कोई भी आदमी विरोध ना कर सके। हम और हमारे साथी जब वहां गए तो हमें ये रात को 3 बजे फोन आया सीआईडी का कि हम आपको माओवादी घोषित करने वाले हैं, आप इलाका छोड़ दीजिए। हमने कहा भाई बड़ी समस्या हुई, वैसे ही लोग बहुत कम है इन मुद्दों पर लड़ने वाले और जिनको पता लगेगा वो यहाँ रोटी भी नहीं देगा हम लोगों को। बड़ी मुश्किल से हम लोग गांव में 3 गांव हम लोगों ने रात भर में चेंज किए और हमने एक कोशिश की और उसका एक सफल नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन के कार्यक्रम में उनके कर्मचारियों से अलग कोई लोग नहीं थे। 4000 तो उनके प्रशासनिक कार्यकर्ता ही थे, पुलिस मिलिट्री के लोग और बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनसे अलावा 29 गांव में से कोई आदमी उस उद्घाटन में नहीं गया। 30 के 30 गांव के लोगों ने लिखा हुआ था सड़कों पर, मनमोहन सिंह चोर है, एनपीसीआईएल गो बैक। क्योंकि कल प्रधानमंत्री जो जापान के आ रहे हैं उनको हिंदुस्तान का मूर्ख प्रधानमंत्री ये दिखा सके कि तुम्हारे लिए हम हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, आप फटाफट अपने रिएक्टर बेचिए। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर उसका विरोध है, रहेगा और पहले भी था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कुडमकुलम, जहां हमारे साथी पी उदय कुमार लगातार बैठे हुए हैं। ये देश की भ्रष्ट सरकार उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला रही है। तो तुलना हमें यह करनी होगी कि जनतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और राजतंत्र कहाँ है। ये राजतंत्र उसको राष्ट्रद्रोही घोषित कर रहा है और देश की जनता उसको मैन ऑफ द ईयर घोषित कर रही है। ये पी उदय कुमार का काम है। आंदोलन का राजनीति तो सही है और हम लोग हर मौके पर हर जगह में जहाँ भी इस ढंग का जनता के ऊपर थोपा जाएगा, जो स्थानीय लोगों का मत का विरुद्ध, हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन मुझे एक चीज ये बार बार बोलना लगता है कि हम लोग जब तक संख्या में, क्योंकि एक राजनीति में ये एक राजनीति भी है, ये सिर्फ एक धरना प्रदर्शन नहीं है। जब तक राजनीति में हमारे पास 50, 30, 50, 40, 60, 100 लोग ही होंगे, तब तक शायद हम कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी राजनीतिक जो संगठन है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले तो देखने मिलता था जो ज़्यादा इसमें बहुत स्थानीय आंदोलन ही बन के रह जाता था। तो हम चाहेंगे, जो हमें बहुत सारे तरीका है, इस तरीका से हम इसको एक स्थानीय मुद्दा से हटा के एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना पाए। सामाजिक आंदोलन एक एक जगह में खड़ा रह जाते हैं, उसको एक बड़ा राजनीतिक जो आंदोलन है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में और हम लोग सफल नहीं रहे अभी तक। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 2014 वाली जो जनरल चुनाव सामने है,
तो हमें थोड़ा जोर ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा कि कैसे हम आम चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बना के राजनीतिक पार्टियां जो ये जो कांग्रेस बीजेपी वाला जो दोनों इकट्ठा हट्टे बट्टे चलने का जो है उसके हट के जो थोड़ा सा प्रगतिशील सोच रखने वाला जो भी राजनीतिक दल है उनके साथ कैसे मिलके एक राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बना सकते हैं, इसके ऊपर हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा। और इसके मैं ये बोल के ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत बार दिखता है जो छोटे छोटे अंतर के लिए, छोटे छोटे डिफरेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सामाजिक आंदोलन में हम लोग बांट जाते हैं। तो जब मुद्दा इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना अहम मुद्दा है जो देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत खतरा है, तो उस मुद्दे पे एटलीस्ट छोटे छोटे जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको अलग रख के कैसे हमें ये जो 2014 वाली चुनाव के सामने इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, इसके ऊपर यदि हम इकट्ठा बैठ सकते हैं तो मेरे ख्याल में आज का ये छोटे सभा सबसे सफल होगा। धन्यवाद। कांग्रेस जो आए अलग अलग संगठन से, पार्टियों से, आज हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की इस खतरनाक समझौते के खिलाफ। आप सबका धन्यवाद। और आगे के जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हम ईमेल से, फोन से आपसे संपर्क में रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद देके मैं आज की ये सभा करो। फुकुशिमा से सबक लो। भारत जापान परमाणु समझौता नहीं चलेगा। जैतापुर के साथियों का आंदोलन जिंदाबाद। फतेहाबाद के किसानों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा के खिलाफ कुवाड़ा के साथियों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु ऊर्जा के खिलाफ मीठी मीठी गुजरात के किसानों का आंदोलन जिंदाबाद। परमाणु